नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम एसएससी जीडी एसएससी जीडी विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण समाधान के सवाल करने वाले हैं। आज हमारा यह प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम प्रत्येक सेट में 40 प्रश्न करते हैं। हम आपके लिए 10 सेट कराएंगे, तो आपके लिए विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण 400 प्रश्न हो जाएंगे, जो कि हमारी आगामी एसएससी जीडी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आज का हमारा 123 प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और 165 तक करेंगे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? आपको प्रश्न को पढ़ते समय शब्द पर ध्यान देना है, नहीं करता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति करता है, लेकिन उप राज्यपाल की नियुक्ति नहीं करता है। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 124, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है, तो यह कार्यपालिका शक्ति है। इसका हमारा ऑप्शन सी सही, कार्यपालिका शक्ति। अगला प्रश्न 125, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती? रूपांतरण, पूर्ण क्षमादान, तो ये मेल नहीं खाती है। दंड विराम कोई शब्द प्रयोग नहीं है। दंड घटाना, ये यानी सजा कम करना, ये इसका ये क्षमादान की शक्ति है। प्रश्न नंबर विकल्प डी, दंड निलंबन, सजा को अस्थायी तौर पर टालना, ये भी है। तो इसका हमारा ऑप्शन ए और बी ऑप्शन इसके सही जवाब है। ए और बी इसका सही जवाब है, यानी ये वाला इस क्षमा दान परिभाषा से मेल नहीं खाता है। न्यायिक शक्ति से उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाता है। तो कौन कौन से हैं? एक रूपांतरण, पूर्ण क्षमादान और दंड विराम कम सजा करना, तो ये हमारे मेल नहीं खाते। तो हमारा ए और बी इसका सही जवाब होगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 126, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? मिसाइल मैन की संज्ञा डॉक्टर राधाकृष्णन, ये वाला गलत है। इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। यह भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। 11वें राष्ट्रपति, इनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा था। अगला हमारा प्रश्न 127, भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, इसका हमारा ऑप्शन बी सही है। इनका कार्यकाल 20 जुलाई से 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अगला हमारा प्रश्न 128, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो इसमें राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से, ये गलत है। इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, यानी मनोनीत, ये वाला गलत है। लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों से सीधे होता है, ये वाला गलत। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से होता है। अगला प्रश्न 129, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? कौन दिलवाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, इसके हमारा ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न 130, इन में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? सदस्य नहीं होता है। तो लोकसभा, ये गलत। बी विधानसभा, ये गलत। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ऑप्शन बी सही जवाब। इसमें हो जाए, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता
किसके द्वारा होती है जो उसके सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। राज्यसभा की अध्यक्षता राज्यसभा की अध्यक्षता यानी उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। यानी जैसे राज्यसभा का सभापति हमारा कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति। तो उसमें यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उनका अध्यक्ष होता है, लेकिन सदस्य नहीं होता है। इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है, यानी अध्यक्ष होता है लेकिन सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का कौन? उपराष्ट्रपति। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 131, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है तो राज्यसभा का। इसका हमारा ऑप्शन ए होगा राज्यसभा का। संविधान के अनुच्छेद 64 के तहत 64 तथा 89 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला हमारा क्वेश्चन 132, राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के चुने गए कितने कार्यकाल कितने समय का होता है? तो उनका 6 वर्ष का होता है। इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अनुच्छेद 83 के तहत राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के लिए चुने जाने अथवा नामांकित सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1 तिहाई सदस्य 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 133, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, जिसमें गलत है। राज्यसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ना कि सदस्य। ये गलत। किसी भी सदन का सदस्य होता है, इसमें ये गलत। यानी सांसद नहीं होता है, तो हमारा उपराष्ट्रपति का ऑप्शन डी सही होगा। यानी सांसद संसद का सदस्य नहीं होता है, इसको हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 134, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो 6 महीने। इसका हमारा ऑप्शन बी। जैसे हमारे राष्ट्रपति इस्तीफा दे दें और किसी तरह से आकस्मिक मृत्यु हो जाए, तो वहां पर कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति को पद पर बिठाते हैं। तो कितने समय तक रह सकते हैं? तो 6 महीने तक रह सकते हैं। अनुच्छेद 62 एंड 65 के अनुसार, अनुच्छेद 62 और 65 के अनुसार 6 महीने की अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न 165, भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न भाग है? किसका अभिन्न भाग है? तो संसद का है। ऑप्शन का हमारा ऑप्शन ए सही होगा। जैसे संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। संसद हमारी अनुच्छेद 79 में है। यह भाग हमारा राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52। राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर संसद बनी होती है। तो हमारी राज्यसभा 80 में और लोकसभा हमारी 81 में आती है। इन 3 से मिलकर हमारी लोकसभा संसद बनी होती है। तो राष्ट्रपति किसका भिन्न है? तो संसद का है। हमारा इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन 136, राष्ट्रपति द्वारा संसद के एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है? कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है? यानी अभी वर्तमान में इन्हें 104 संविधान संशोधन के तहत इनको निलंबित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अनधिक सदस्य मनोनीत कर सकता है। 2 से अधिक। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए। 104 संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इस अवधि को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया है। अगला हमारा क्वेश्चन 137, निम्नलिखित में से किसे सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में जाना जाता है? संसदीय स्वरूप में जाना जाता है तो उत्तरदायी शासन। इसका हमारा
ऑप्शन ए सही हुआ। उत्तरदायी शासन को सरकार के संसदीय स्वरूप में जाना जाता है, क्योंकि उत्तरदायी शासन सरकार की एक ऐसी अवधारणा है जो संसदीय जवाबदेही के सिद्धांत का प्रतीक है, संसदीय लोकतंत्र की नींव है। तो हमारा अगला प्रश्न 138, सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो राजशाही शासन नहीं है, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 139, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? किसकी इच्छा रहने तक केंद्रीय मंत्री? तो इसका हमारा ऑप्शन ए होगा भारत के राष्ट्रपति, इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न 140, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए अधिकतम कितने समय के लिए कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद पर रह सकता है? तो यह 6 माह तक रह सकता है, इसका हमारा ऑप्शन बी सही है, 6 माह तक रह सकता है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए अधिकतम में 6 महीने तक कोई भी मंत्री अपने पद पर रह सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कोई मंत्री निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। 75(5) के अनुसार यदि कोई मंत्री निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 141, निम्नलिखित में से किसे भारत के संसदीय प्रणाली में सरकार के वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप में जाना जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, इसका हमारा ऑप्शन सी और प्रधानमंत्री, यानी संसदीय प्रणाली में सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख भारत का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 42, भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी, इसका हमारा ऑप्शन ए होगा। भारत में महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, जो कि अनुच्छेद 76 में बताया गया है, और भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। वैसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अभियंता किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है, और अनुच्छेद 66 के तहत भारत के न्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है, किंतु मतदान का अधिकार नहीं है, अनुच्छेद 88 के तहत। और 76 में भारत के महान्यायवादी को बताया गया, और राज्य का महाअधिवक्ता अनुच्छेद 165 में है। अगला हमारा प्रश्न 143, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो इसका हमारा 6 वर्ष के लिए होता है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही है, 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। कितनी? 250। राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले 12 सदस्य तथा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से 238 प्रतिनिधि से मिलकर बनती होती है, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यह एक स्थायी सदन है, यानी राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। इसमें 1/3 सदस्य 2 वर्ष में निलंबित होते रहते हैं। अगला प्रश्न हमारा 144, राज्य भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी होगी, जिनका नाम राज्यसभा और लोकसभा होगी? तो हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 79, हमारी राज्यसभा अनुच्छेद 80, लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। मैंने यह भी आपको पहले कराया, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 145, राज्यसभा के लिए
राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामांकित किए जाते हैं? तो मैंने अभी बताया था 12 सदस्य। इसका हमारा ऑप्शन बी मैंने LASS यानी लिटरेचर यानी साहित्य, ए से 8 यानी कला, ऐसे सोशल यानी सामाजिक कार्य, और ऐसे से साइंस यानी विज्ञान। तो 4 क्षेत्र में से 12 सदस्यों को नामांकित किया जाता है। अगला प्रश्न 186, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80A के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। राज्यसभा की संरचना में निहित है तो क्या है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, तो ये राज्यसभा की संरचना में निहित है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि हैं, 238 और 12 जे, तो कितने हुए हमारे? 250। तो हमारा ये भी सही है और ये भी सही है, तो हमारा विकल्प कौन सही है? यानी बी। ए और बी दोनों सही है, हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 147, संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमा के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है? कौन सा आयोग अनुशंसा करता है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी भारत का परिसीमन आयोग। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद हर जनगणना के बाद कानून द्वारा एक परिसीमन अधिनियम बनाती है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 148, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक क्षेत्रों में उसके विभाजन के लिए प्रावधान करते हैं? तो ये हमारा अनुच्छेद 72 और 170, जिसका हमारा ये वाला गलत है। अनुच्छेद 82 और 168 ये गलत, तो इसका हमारा अनुच्छेद 82 और 170, इसका हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 149, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या अर्हता आवश्यक है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उसका नाम संबंधित राज्य की मतदाता सूची में दर्ज हो, तो ये वाला इसमें नहीं है, आवश्यक नहीं है। उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो, ये वाला जरूर आवश्यक है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 150, निम्न में से कौन सा वास्तव्य राज्यसभा के सदस्यों के लिए सही है? राज्यसभा सदस्यों के लिए सही है, जैसे राज्यसभा के सदस्यों को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्यों को मिलते हैं, तो ये वाला ए सही है। राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, तो हमारा ये भी सही है, ए और बी दोनों सही है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी दोनों सही। अगला प्रश्न 151, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? यानी त्यागपत्र दे तो किसको संबोधित करेगा? तो उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा। हमारा इसका ऑप्शन बी सही है। संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है, यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे सकता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 152, इनमें से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक सांसदीय विशेषाधिकार है? तो हमारे संसद में बोलने की स्वतंत्रता ये भी अधिकार है। संसद में कुछ भी कहने या उनके द्वारा दिए गए किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति ये भी है। जब सदन चालू हो तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट ये भी है। तो हमारा ए और बी और सी तीनों ही सही है, तो हमारे इसमें कौन सा विकल्प बी सही? ए और बी सी एन तीनों सही है। अगला प्रश्न नंबर 153, भारतीय संसद समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है जो भारत के संसद और विश्व के विभिन्न संसदों
के बीच की एक कड़ी है, बीच की एक कड़ी है। क्या है? भारत के प्रधानमंत्री, इसका ये गलत। संसदीय मामलों का केंद्रीय मंत्री, ये गलत है। तो इसमें लोकसभा का अध्यक्ष आएगा, तो वहां इसका ऑप्शन डी होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला हमारा क्वेश्चन 154, नव निर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर प्रोटेम कुछ समय के लिए की नियुक्ति करता है। कौन नियुक्ति करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। इसका हमारा ऑप्शन सी होगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न 155, कौन लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की पार्षविक सत्र करता है? पार्षविक सत्र करता है, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष, ये गलत। राज्यसभा का अध्यक्ष, ये वाला गलत, यानी हमारा ऑप्शन बी होगा, लोकसभा के अध्यक्ष। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 156, भारत में अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष के पद किस प्रावधान के तहत सृजित किए हुए हैं? किस प्रावधान के तहत? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ये गलत। भारत सरकार अधिनियम 1935, ये गलत। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 157, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जिसे बोलते हैं निजी विधेयक। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, संसद में विधान बनाने के लिए दो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, एक सार्वजनिक विधेयक और दूसरा निजी विधेयक। सार्वजनिक विधेयक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, यानी सार्वजनिक विधेयक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि निजी विधेयक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न 158, भारतीय संसद की पहली संयुक्त बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? प्रथम संयुक्त बैठक 1961 में हुई थी। प्रथम बैठक 1961 में किसके ऊपर हुई थी? तो यह दहेज प्रतिषेध अधिनियम के ऊपर हुई थी। दूसरी बैठक 1978 को आयोजित की गई थी। हमारी तीसरी अधिवेशक 2002 में की गई थी। तो अभी तक हमारी 3 संयुक्त अधिवेशन हुई है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, राष्ट्रपति। इसकी अध्यक्ष कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी होगा, 1961 में प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। अगला हमारा प्रश्न नंबर 159, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रक्रियाओं के क्षेत्र में एक भारतीय नवाचार है? एक भारतीय नवाचार है, तो हमारा शून्यकाल। इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा, शून्यकाल। अगला प्रश्न नंबर 160, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद की एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? कौन काम करता है? तो हमारा भारत का मुख्य, तो इसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत का उप मुख्य न्यायाधीश करता है। हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न हमारा 161, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति किसके द्वारा आती है? तो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न नंबर 162, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति। हमारा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 46 महान्यायवादी। अगला हमारा प्रश्न नंबर 163, देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो इसका हमारा भारत के राष्ट्रपति। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही है, भारत के राष्ट्रपति। अगला हमारा प्रश्न नंबर 164, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्देश चुना गया था? तो हमारे कौन थे? निर्विरोध वो निर्विरोध चुना गए थे। तो डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। इसका हमारा ऑप्शन सी सही जवाब। अगला हमारा प्रश्न नंबर 165, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति
कौन था अराजनीतिक राष्ट्रपति? तो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। मैंने आपको बताया था 11वें राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 2002 से लेकर 2007 तक रहा। अगला, अब अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।